आज 30 दिसंबर 2025 को यूकेपीएससी ने फाइनली अपना जो है नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन होगा हम सब लोगों के लिए। जिस चीज़ का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो चीज़ फाइनली हमारे साथ है और इवेंचुअली द फॉर्म्स आर आउट फॉर लेक्चरर एग्ज़ाम्स एंड बहुत इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट्स हैं, आइए देख लेते हैं सीधा डेवलपमेंट्स को ही। तो अगर हम इसमें देखें, ठीक है? तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, नोटिफ़िकेशन दिखाई दे रहा है ना? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 30 दिसंबर 2025 है और psc.uk.gov.in में ये डॉक्यूमेंट आया है A3S1DRLIC/2025 ठीक है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2025 ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि है या प्रारंभ होने की तिथि है 31 दिसंबर। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की। परीक्षा शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि भी 20 जनवरी है और फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि भी दी जाएगी, जो कि 28 जनवरी से 6 फरवरी है। तो यानी कि कुल मिला के आपके पास टेक्निकली 20 जनवरी 31 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक का जो है टाइम आपको दिया गया है और इसमें जो है इसमें इन्होंने पूरा यहाँ पर ये दिया है सेकंड क्लॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें इन्होंने बताया है कि अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ प्रवक्ता संवर्ग ये ठीक है, के सापेक्ष जारी विज्ञापन संख्या इसमें क्रम में आवेदन किया गया है। इन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हाइलाइट आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन कला विषय मान्य होंगे। अगर आपको लेकिन फिर भी करना है, पुनः आवेदन करना चाहते हैं, वह अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर नवीन आवेदन कर सकते हैं, किंतु इस दिशा में क्षमा जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। तो अगर पैसे का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, फिर से करना चाहते हैं, तो पहले कैंसल करना पड़ेगा ऑनलाइन में और फिर दोबारा जमा करना पड़ेगा, ठीक है? इनकी जो गणनात्मक तिथि है, निश्चयक तिथि 1 जुलाई 2025 ही रहेगी। ठीक है? अब ये आपका पॉइंट आ गया, इसके बाद फिर आप ये सारी चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है? अब इसमें वही है, इन्होंने डिटेल्स दिए हैं, इसको कैसे भरना है, ठीक है? और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन वो करें, फर्जी प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है? प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से ही स्वीकार होगा या फिर यूपीआई भी कर सकते हैं आप, ठीक है? तो ये सब है। फिर उसके बाद यही सब आ गया, एडिट करेक्शन हेतु एक बार लिंक पुनः खोला जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें आप बड़े सावधानी से भरें। इन जन्म तिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, लिंग आदि में संशोधन फिर बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है? और फिर क्या कहता है इसमें, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग ये सब इसके साथ रख लें, ठीक है? अभी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रश्नगत पदों हेतु निर्धारित परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवार लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन हरिद्वार तथा हल्द्वानी नगर में, ये देख लो। सेंटर भी इन्होंने मोर और लेस डिफाइन कर दिया है, हरिद्वार, हल्द्वानी नगर में स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। किंतु अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर परीक्षा का आयोजन केवल हरिद्वार में ही किया जाएगा। कम होने की तो उम्मीद कोई नहीं है। तो इसका मतलब इधर से आपका गढ़वाल के क्षेत्र में हरिद्वार हो जाएगा और इधर आपका हल्द्वानी हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको बिल्कुल गो थ्रू डिटेल में करना है क्योंकि आपको ये फॉर्म भरना है। कई बच्चों का मेरे पास आ रहा था तो मैं इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इस फॉर्म को बड़ा केयरफुली पढ़ना है और इसमें जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण है, आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। जो आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, जैसे मान लो 20 जनवरी 2025 26 है, तो वहाँ तक मान्य होनी चाहिए, ठीक है? फिर ये सब कह रहे हैं, दिव्यांगजन वालों के लिए भी बड़ा स्पेसिफिकली इसमें मेंशन किया गया अगर कोई इस कैटेगरी में है। अब ये देख लो, अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा विषय हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है।
पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा, महिला अभ्यर्थी दोनों शाखा, महिला एवं सामान्य शाखा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो बेवकूफ़ी ना करें कि एक ही करें, वो दोनों में अप्लाई कर दें, महिला में भी, सामान्य में भी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क पृथक-पृथक जमा करना होगा। उदाहरण बताया, यदि एक सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिंदी के लिए भर रही है तथा प्रवक्ता अंग्रेजी दोनों विषय हेतु भरती है, तो वो दोनों शाखाएँ सामान्य महिला के उक्त विषय हेतु आवेदन कर सकती है। तो उसे दोनों शाखाएँ सामान्य शाखा प्रवक्ता हिंदी प्लस प्रवक्ता अंग्रेजी एवं महिला शाखा प्रवक्ता हिंदी प्लस प्रवक्ता हेतु प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क पृथक-पृथक सामान्य 150, 300 और 150, 300 मतलब टोटल 600 कुल ₹600 के साथ वो निर्धारित करेगी। ठीक है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्लॉज़ है भाई, ये वाला ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वालों को दोबारा भरना होगा भाई, ठीक है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो अब यह देखते हैं विषयवार लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा में एक से अधिक विषयों के सापेक्ष सफल घोषित होते उक्त पद हेतु में ऑनलाइन में प्रेफ़रेंस माँगा होगा। जो लोग 2 भरेंगे उनको प्रेफ़रेंस भरना पड़ेगा। अगर वो दोनों क्वालीफ़ाई कर देते हैं जो कि पहला सलाम मेरी तरफ से होगा। लेक्चरर में कोई भाई या बहन अगर 2 में भर रहा है तो पहला सलाम है। दूसरा सलाम अगर वो दोनों निकाल लेता है, तब तो फिर बिल्कुल झुक के सलाम हो जाएगा। तो वो भाई या बहन अगर दोनों निकाल लेते हैं तो उस कंडीशन में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में उन्होंने अपनी प्रेफ़रेंस जमा करनी होगी, जिस कंडीशन में वो 2 में से कोई एक ही सब्जेक्ट में ऑफ कोर्स जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें आ गई। अब फिर इसमें अगर मान लो प्रवीणता सूची में फिर शैक्षिक अहर्ता एक पहला मानक होगा, मान लो 2 बच्चों के बराबर हो गए ना, वो वाला केस आता है। फिर आयु में जो सीनियर होगा, फिर सेवा नियमावली में कुछ लोग जो हैं, सेवा नियमावली में उल्लिखित संगत प्राविधान के अनुसार श्रेणी, उपश्रेणीवार, ठीक है? ये सारी ऑनलाइन वरीयता की जाएगी, ठीक है? फिर ये तो क्लियर ही है। फिर ये देखो अब हमारा आ गया कुल जो है प्रवक्ता सामान्य शाखा में कुल 725 पद हैं। जिसमें आपका हमारा जो टारगेट है इंग्लिश वालों के लिए 54 संख्या है। ये इसका बाइफरकेशन है, ठीक है? और तो ये आपका प्रवक्ता सामान्य शाखा में है। फिर अन्य विषयों में जैसे हिंदी में से 78 हैं, आपके संस्कृत में 62 हैं, भौतिक शास्त्र में आपका जो है 73 है, केमिस्ट्री में 51, मैथ्स 43, ठीक है? आपके जीव विज्ञान में 67 और नागरिक शास्त्र में तो भर के आई हैं भैया वैकेंसीज़ 111, ठीक है? इकोनॉमिक्स में भर के हैं 72, इतिहास 42 पे है, भूगोल 53 है। इस तरीके से समाजशास्त्र में भी 13 वैकेंसीज़ हैं, कला में ठीक है, वाणिज्य में है, कॉमर्स में भी हैं इवन 2 सीटें, कृषि शास्त्र में है। फिर ये इनका क्षैतिज आरक्षण हो गया, फिर उसके बाद ये क्या है भाई दिव्यांगजन के लिए नवीन आधारित 23 पदों का विवरण है। ठीक है, तो उनका जो है टोटल जो है 23 टोटल पद हैं, तो उनका डिवीज़न है इंग्लिश में आई थिंक दिव्यांगजन में 2 लोगों का है, तो मतलब हर सब्जेक्ट वाइज़ हो जाएगा, फिर ये उसी का डिवीज़न आ गया। फिर महिला शाखा जो है मेन उसमें 83 पद हैं टोटल, बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे अंग्रेज़ी में महिला शाखा में काफ़ी अच्छी संख्या है हमारे पास। टोटल 14 पद हैं जो कि अगर आप देखेंगे मेरे ख़्याल से सभी पदों में अंग्रेज़ी में सबसे ज़्यादा महिला शाखा में 14 पद हैं। उसके बाद सेकंड जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स आप देखेंगे कि महिला शाखा तो हमारी जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है? उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, ठीक है? और फिर उसके बाद अगर आप देखें, फिर बाकी की चीज़ें बिज़नेस एज़ यूजुअल है। वो फिर सारी चीज़ें इन्होंने एक ज़बरदस्त वाला पे लेवल स्केल आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? पद का स्वरूप अराजपत्रित है, अस्थायी, स्थायी, अविरल अंशदायी पेंशन योजना है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम अभी भी वही 42 वर्ष का रखा है। प्रवक्ता पद हेतु सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ धारित होना। तो अब अगर आप इसमें अपना इंग्लिश देख लें, अंग्रेजी, तो भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध स्नातकोत्तर एमए, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण से एलटी डिप्लोमा भारत में विधि द्वारा बस बीएड, तो एमए प्लस बीएड सिंपल जो पहले है। कोई बच्चे बड़ा कन्फ्यूज़ हैं कि सर क्या परसेंटेज माँगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सिंपली एमए प्लस बीएड आपका माँगा गया है, ठीक है? ये आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जिसने पहले अप्लाई कर लिया उनको भरने की ज़रूरत नहीं है दोबारा फिर, ठीक है? अब इसमें देखो आगे ये सब चीज़ें हो गई, फिर आप अपने सब्जेक्ट का देखते रहना, हिंदी वालों को थोड़ा-सा संस्कृत का रहता है, वो सारी टेक्निकैलिटीज़ सारे बच्चे भरेंगे। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ।
क्लियर कट मैंने इसका जो है, जो इसका वो है, वो बता दिया। फिर बाकी की सारी चीज़ें ऐसा कोई उसमें वो नहीं है जिसको फिर अलग-अलग तरीके की छूट चाहिए या ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो अपने जो है उन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, उसमें फिर बताने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है? वैवाहिक परिस्थिति भी आप देख लीजिएगा अपनी, ठीक है? और इसके बाद फिर इसको फॉर्म कैसे भरना है, ये ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आ गई आपका फॉर्म डिटेल्स ₹150 का है आई थिंक ये, ठीक है? तो वो प्रोसेसिंग फीस लग के ₹167 का बन रहा है, ठीक है? अब परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, ये देख लो भाई। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों का आ रहा है कि सर गुरुजी कब होगा पेपर? तो परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केंद्रों ने बता दिया कि हरिद्वार और हल्द्वानी के विभिन्न सेंटर्स होंगे और तिथि, समय और कार्यक्रम में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के ऑनलाइन प्रवेश पत्रों द्वारा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी को आवंटित केंद्र पर ही देनी होगी परीक्षा। केंद्र परिवर्तन कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनको प्रवेश डाक पत्र द्वारा नहीं भेजे जाएँगे, आयोग की वेबसाइट पर ही वहाँ से ऑनलाइन कर देंगे, अब तो वो होता ही है। तो इन समस्याओं के निवारण हेतु यहाँ पर बात कर सकते हैं, किसी को भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ना? एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई इश्यू आ रहा है ऑनलाइन आवेदन में, सीधा यहाँ मेल करना होगा। प्रश्नगत परीक्षा में मेन पॉइंट आ गया, नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी, हाइलाइट, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगा भाई, ठीक है? अब उसके बाद क्या है, गलत उत्तरों के लिए दंड। भई दंड तो मिलेगा गलत करेंगे। क्या दंड है? ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, 1/4 मार्क दंड रूप में काटा जाएगा। तो अगर आप नेगेटिव करते हैं, तो आपका 1/4 कैंसल हो जाता है या माइनस हो जाता है। किसी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी 1 से अधिक जैसे आपने 2 जगह गोले भर दिया तो उसे गलत माना जाएगा और उसमें जो है उसी तरह से दंड दे दिया जाएगा। अगर अभ्यर्थी कोई प्रश्न हल ही नहीं करता है, तो उसके लिए कोई दंड नहीं होगा। यदि किसी प्रश्न में ये क्लॉज़ इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें एक बार अच्छे से समझ लो ना। किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, प्रिंटिंग एरर, टाइपिंग एरर हो, फैक्चुअल एरर हो, तो प्रश्न के अंग्रेजी तथा हिंदी रूपांतरों में अंग्रेजी रूपांतर को मानक मान लिया जाएगा। उत्तर कुंजी आपत्ति, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से संबंधित उत्तर कुंजी के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। विषयवार लिखित परीक्षा में कैलकुलेटर या किसी प्रकार की गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है मैथ्स वैथ्स वालों के लिए, ठीक है? ये सब आ जाएगा। सत्यापन होगा, सेलेक्ट हो जाएँगे तो। अच्छा इसमें ये है ना, उक्त सूचना ये सब हो गया। हाँ। परीक्षा में परिचय को प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही देने होंगे, दिव्यांगजन वालों के लिए वो सारी चीज़ें हो जाएँगी, है ना? और इसमें ये है, ये आ गया जैसे पॉइंट नंबर 13 तो ये सब इनके लिए हो गया, 14th आते हैं। अभ्यर्थियों को हाइलाइट लिखित वास्तविक परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर उनके द्वारा हाइलाइट, ठीक है? विषयवार ऑनलाइन वरीयता के क्रम में प्रश्नगत पद पर अंतिम रूप से चयन हेतु विचारित किया जाएगा। वही बनेगा, सब्जेक्ट वाइज़ मेरिट बनेगी, ठीक है? परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा, जिसकी सूचना विभिन्न ये सब हो जाएगा। अब इसमें क्या है, प्रश्नगत परीक्षा में विषयवार पदों का आवंटन, प्रवीणता सूची, शैक्षिक अर्हता, आयु, सेवा नियमावली, श्रेणी उप-श्रेणीवार तथा अभ्यर्थी द्वारा, ठीक है? तथा अभ्यर्थी द्वारा दी गई ऑनलाइन वरीयता के आधार पर किया जाएगा। तो ख़ैर ठीक ही है, सही बात है। तो मतलब जो है इसमें एक चीज़ पहले मैं पूरा पढ़ ले रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन्स को ले लूँगा मैं, ठीक है? आवेदन करें और परीक्षा में बैठें। सचेत किया जाता है कि पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात ही वो विज्ञापन की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तभी आवेदन करें। आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें, तभी आवेदन करें जब वो संतुष्ट हों कि इसके अनुसार अर्ह हैं। ठीक है? अच्छा ये है, परीक्षा के समय यदि किसी भी समय गए तो ये ठीक ही बात है फिर। किसी भी स्तंभ को अपूर्ण, ठीक है ना? अब इसमें ये है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी, उसके अतिरिक्त ही माना जाएगा, विज्ञापन के पात्र नहीं पाए जाएँगे, निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है? आयोग का निर्णय अंतिम होगा, परीक्षा भवन में आचरण ठीक है, ये तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अच्छा ही करेंगे। फिर ये सब निम्नलिखित कारणों की वजह से
ठीक है, ये सब ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट होने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो होंगे आपके उसमें जो है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान के बाद ही आपका चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जाएगी। ठीक है? आईडी अपने साथ अवश्य लाएँ। जब आप पेपर देने जाएँगे, जो भी आईडी आप वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में जैसे आपने अगर आधार लगाया तो आधार अपना ज़रूर लेकर जाएँ परीक्षा में। माँगे जाने पर आईडी को स्व-प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना। तो आईडी की जो है ओरिजिनल भी ले जाएँ और उसकी फ़ोटोकॉपी जिस पर आपके सेल्फ अटेस्टेड साइन हो, वो ज़रूर करके ले जाएँ। ठीक है? अब इसके बाद फिर ये हो गया। परिशिष्ट तो क्या है फिर परिशिष्ट इसका ये परिशिष्ट हमें अलग से अगर किसी के पास है तो ग्रुप में डाल दें व्हाट्सएप में। ये वाला परिशिष्ट अलग से है क्या? इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है? परिशिष्ट 2 तो ठीक है, ये तो फॉर्म है जो भरना है। ठीक है, आरक्षण वाले बच्चों को ले और फिर ये ठीक है, ओबीसी वगैरह या जो वो आ गया, ये हो गया ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गया, ठीक है, ये तो प्रमाण पत्र ठीक हो गया। फिर ये हो गया। ये सारे तो मतलब जो परफॉर्मर्स है ना, ये है आपका परिशिष्ट 3 क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या कहते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में संशोधित वर्णित प्राविधान के तहत न्यूनतम आहारक मार्क प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें जो अनारक्षित हैं उनको 45 लाना है। वस्तुवार लिखित परीक्षा में हाइलाइट होगा ये भैया। न्यूनतम आहारतम अंक जो है आपको लाने हैं जो क्वालिफाइंग 45% लाना है। जैसे 150 का 45 हो गया 67.8 तो 68 मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं। ओबीसी वालों को 150 का 40% निकाल लेंगे। सब्जेक्ट वाइज़ जैसे 2 पेपर होंगे तो हर कैटेगरी वाले को अपने-अपने पेपर में मिनिमम इतना लाना ही लाना है भाई, ठीक है? इतना लाना ही लाना है मिनिमम दोनों में 150 मार्क्स के जो हैं उनका निकाल लें परसेंट आप। जैसे जनरल वालों के लिए 150 मार्क्स का 45% 67.5 आ रहा है आई थिंक। तो 68 मार्क्स से नीचे लाओगे तो वो पेपर ही तुम्हारा डिस्क्वालीफाई हो गया फिर। ठीक है? तो दोनों पेपर्स में आपको जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट करेंगे इफ आई एम रॉन्ग, तो 68 और 68, 67 और 67.5 को 68 मान लिया मैंने। इतने तो आपको दोनों पेपर्स में लाने ही लाने हैं अब, ठीक है? जनरल वाले और वो फिर हमारे कैटेगरी वाले बच्चे अपना-अपना परसेंट निकाल लेंगे 150 में से। उसके बाद फिर मान लीजिए इतने आ गए आपके दोनों में अलग-अलग, उसके बाद मेरिट बनेगी आपकी कैटेगरी वाइज़, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ और कैटेगरी वाइज़, ठीक है? जैसे इंग्लिश में एक जो मैं अपना आकलन लगा पा रहा हूँ, वो ये है कि आपका पिछली बार हमारा जो है 161 मार्क्स गए थे, तो 80% हमारा जो है मेरिट गया था, जनरल में बता रहा हूँ, ठीक है? तो हम अगर इंग्लिश में एक आकलन लगाएँ, तो मेरा जो मानना है 75 टू 80% जाएगा। तो 75 अगर आप इसका 150 का 75% निकालते हैं तो करीब-करीब 113 नंबर आ रहे हैं। 113 और 113 दोनों में अगर हम एवरेज बराबर ले लें, हालाँकि आप इसमें ऊपर-नीचे कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा ले आएँ, उसमें कम ऐसा कुछ वो चल जाएगा। मतलब ये है कि 100 मतलब जो फाइनल आंकड़ा आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है कि 113 225 मार्क्स, है ना? 225 से ऊपर आप अगर इसमें देखेंगे तो आपके मार्क्स आने चाहिए 225 से 230 के बीच में। 225 से ऊपर ना। तो मैं आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है अगेन? स्क्रीन तो दिखाई दे रही है, स्क्रीन में ये पीडीएफ दिखाई दे रही है वाली, क्वालिफ़िकेशन वाली? तो मैं वही कह रहा था कि जैसे आप लोगों का अगर वन इंग्लिश में मैं बात कर रहा था स्पेशली और सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि उसका मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं है प्रीवियस कट ऑफ्स का। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपके मतलब आपको टारगेट क्या लेना है 220 प्लस आपको टारगेट लेना चाहिए। ठीक है? और 225 एक आकलन जैसा आ रहा है ये। तो मतलब मेरे हिसाब से 210 से इस आंकड़े को नोट कर लें आप 230 के बीच में आपका जो है मेरिट कहीं जाना चाहिए। इंग्लिश का अब आप ये देख लें कि आप कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप एक पेपर में 100 लाते हैं तो दूसरे में आपको 120 लाने हैं, 150 में से जो कि एक चैलेंज है। तो मेरे हिसाब से 210 से 230 अगर आप 220 से ऊपर हैं तो आप काफ़ी हद तक सेफ हो जाएँगे। ठीक है? तो मेरे हिसाब से अगर आप इन दोनों को इस आंकड़े को लेकर चलते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप अपनी स्ट्रैटेजाइज़ कर लीजिए कि ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग है कि लिटरेचर और फिर जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसको अच्छे से करिए और जो चीज़ आपका वीक है उसको कंसोलिडेट करिए, उसको प्रोटेक्ट करिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये आपका फाइनल आ गया और फिर प्रवीणता सूची यानी मेरिट लिस्ट में आपको फिर उसका हिसाब से भी
उसमें विचारित किया जाएगा बता रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो ये एक ऐसा आकलन था